जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप लोग को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का परीक्षा होने वाला है, अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो उससे संबंधित प्रीवियस के जो भी क्वेश्चन है जीएस का, उसको हम लेकर आए हैं। ऐसे ही मैथ का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा और साइंस का भी अलग से बनेगा और प्रत्येक दिन बनेगा। और इस सीरीज का नाम ही रहेगा वंदे भारत टॉप 10 सीरीज, ठीक है ना। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। ये हमारा जो जीके जीएस का होगा, प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन होगा, लेकिन 10 क्वेश्चन 100 पे भारी होगा। इतने क्वेश्चन उसमें समाहित हो जाएंगे और प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे तक अपलोड हो जाएगा। प्रत्येक दिन आप लोग 5 बजे सुबह देखिएगा, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। प्रत्येक दिन नया एक वीडियो मिलेगा। तो आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो के, इस क्लास के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? कौन सा सबसे कम एक भू क्षेत्र है? यहाँ देखिएगा भू क्षेत्र है और कम, यही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। तो हम इसमें अब ऑप्शन पर सीधे आते हैं। आप लोगों को बताया गया है, कई बार हम ऑफलाइन क्लास में भी बताए हैं और कई वीडियोज में भी बताया है कि जब भी आप लोग जीएस का क्वेश्चन या हिंदी का क्वेश्चन करिए तो आप लोग पहले ऑप्शन मत देखें। पहले क्या करना चाहिए, ऑप्शन को ढक लेना चाहिए हाथ से और उसके बाद से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। जो माइंड में उभर के आंसर आता है वो विकल्प में देखिए, अगर चेक करेंगे वो मिल जाएगा। तो अगर उसको ट्रिक कर देंगे 100% सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। कम भू क्षेत्र पूछ रहा है, तो अभी यहाँ हमको विकल्प देखना पड़ेगा। विकल्प देखना पड़ेगा कि आखिर देश में पूछ रहा है, राज्य में पूछ रहा है, जिला में पूछ रहा है कि महाद्वीप में पूछ रहा है। तो अलग अलग बन सकता है। तो इसमें देखते हैं अफ्रीका दिया, एशिया दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया, यूरोप दिया। यानी कि यहाँ महाद्वीपों में पूछ रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल, भू क्षेत्र यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल किस महाद्वीप के पास है। तो सबसे कम क्षेत्रफल किस महाद्वीप के पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। किसके? ऑस्ट्रेलिया के पास। और सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो एशिया के पास है। यानी कम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। और ज़्यादा कहाँ? तो एशिया। याद रखिएगा, इससे एक ट्रिक, यानी क्षेत्रफल के आधार पर और वही क्रम में नाम याद करने के लिए महाद्वीपों का एक ट्रिक है। आप लोग देख सकते हैं इसमें महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि और वही क्रम में ट्रिक क्या है। तो आपको थोड़ा सा एक लाइन याद रखना है, ऐ अफीम नासा अंटार्कटिका से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया लाया। ऐ अफीम नासा अंटार्कटिका से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया लाया। इसी में 3 महाद्वीप है, ऐसे ही मिल जा रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, जैसे ऐ है, ऐ से क्या हो गया? एशिया। उसके बाद अफीम यानी कि अफीम से अफ्रीका, ठीक है। नासा को 2 भागों में कर दीजिए, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ यानी से उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, और यस से क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद से जो बोले थे कि 3 इसी में छुपा हुआ है ऑलरेडी, अंटार्कटिका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया। तो अंटार्कटिका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी पहले सबसे बड़ा कौन है? यूरोप है। दूसरे नंबर पर बड़े में अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें अंटार्कटिका, 6ठे कौन है? तो यूरोप, और 7वें कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। यानी 7 महाद्वीप हैं। ये मैप में भी आप लोग देख सकते हैं इन 7 महाद्वीपों का। तो ये एशिया है जो पहले नंबर पे, ठीक है ना। एशिया के बाद देखते हैं अफ्रीका। ये अफ्रीका क्या है? तो दूसरे नंबर पे। तो इसमें अफ्रीका आप लोग देख सकते हैं दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद से उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे, साउथ अमेरिका चौथे नंबर पे है। उसके बाद से अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका है नीचे आप लोग देख रहे हैं, ये अंटार्कटिका 5वें नंबर पे है। उसके बाद से यूरोप 6ठे नंबर पे है। यूरोप आप लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ से दिख रहा है। और 7वें नंबर पे लास्ट में, यानी सबसे छोटा कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ये महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये सारे क्वेश्चन 2019 के आरपीएफ का क्वेश्चन है, सभी 2019, ठीक है ना, 2019 आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिएगा हर जगह लिखा नहीं गया, इसलिए कि एक ही सीरीज का है ये 2019 आरपीएफ कांस्टेबल का। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। अब हमको मौलिक अधिकार में क्या देखना है, भाषण और अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। सीधे सीधे पहले हमें जानेंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। किस में है, अनुच्छेद 19 में है। तो अनुच्छेद 19 को, आर्टिकल 19 को हम देखेंगे कि किस में पड़ता है। तो आप लोग को पता है कुल 6 मौलिक अधिकार है, वर्तमान में कितने हैं, 6, जबकि था कितना, 7। एक को इसमें से क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, तो वर्तमान में बचा कितना, 6। तो 6 का एक कोड होता है, और कोड होता क्या है, तो याद रखिएगा 5 4 2 4 2 1, ठीक है ना, एक कोड होता है। अब एक कोड में हम सीरियल से ज्ञात करते हैं क्या, कि पहले कौन है मौलिक अधिकार, दूसरे कौन है मौलिक अधिकार, तीसरे कौन है मौलिक अधिकार। तो अभी अगले पेज पर हम लोग देख लेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में नहीं आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, इसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाएगा, यानी कि अनुच्छेद ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आती है। किस में आती है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है मौलिक अधिकार ज्ञात करने का, याद करने का, तो है समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो समस्त शोध में अब हमको इसके याद कैसे करना है कि कितने मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन अनुच्छेद हैं। तो इसके लिए हम लोग सीधे आते हैं। तो समस्त को 2 भागों में तोड़ लेंगे, तो सिर्फ जो सम है, सम से क्या हो जाएगा, तो समानता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद जो अस्त है, अस्त से क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा। तीसरा, अब देखिए इस शोध को भी 2 भागों में बांट लेंगे। तो शोध से क्या हो जाएगा, शोषण के विरोध अधिकार, और ध से क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति तो सीधे सीधे है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। उपचार से भी सीधे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, तो संविधान की आत्मा कहा है। और पूछ दे वहीं से कि किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहे हैं, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहें, याद रखिएगा आप लोग। अब इसके हमको कैसे ये याद करना है अनुच्छेद, तो 12 13 अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 12 के तहत राज्य शब्द संबोधित किया गया है, राज्य किसी प्रदेश के लिए संबोधित नहीं किया गया है, शासन और प्रशासन के लिए संबोधित किया गया है। और अनुच्छेद 13 के तहत क्या किया गया है, तो मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया। और 14 से पहला मौलिक अधिकार स्टार्ट होता है। तो इसका ट्रिक ही अभी पीछे हम बोले हैं कि 5 4 2 4 2 1 है। तो 12 13 हो गया। 12 13 के बाद 14 से 5 गिनेंगे, 14 15 16 17 18, यानी 14 से 18 छोड़ देंगे तो 19 से 22, फिर 23 से 24, फिर 4 है तो 25 से 28, फिर 2 है 29 से 30, और 31 जो था ना, ये 31 ही 6वां मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति की अधिकार था। और संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया कि निरसित कर दिया गया, और संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया। कहाँ किया गया, 300 क में कर दिया गया, ठीक है ना। तो हमको उसको याद नहीं रखना है। फिर संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को
यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, अपने मित्र मंडली में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग, किसका? भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका है? भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका है? तो आप लोगों को पता होगा भारत में नदियों का जाल है। किसका जाल है? तो भारत में नदियों का जाल है, ठीक है ना। भारत में क्या है? नदियों का जाल है, ऐसे अधिकांश नदियां हैं, ठीक है ना। अब जब अधिकांश नदियां जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोमती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, जितने भी नदियां हैं सब के सब नदियां अगर अपने साथ अपरदन करके अपने तटों से मिट्टियाँ काट के अपने साथ बहाते हुए लेके आती है और छिप करते हुए लेकर आती है, वो मलबा कहीं रख देती है, तो कौन सी मिट्टी तैयार होता है? तो जलोढ़ मिट्टी तैयार होता है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी तैयार होता है। इसी जलोढ़ मिट्टी को नवीन जलोढ़ भी कहते हैं और जलोढ़ भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ जो हर वर्ष मिट्टी पर परत दर परत चढ़ता जाता है, उससे नवीन जलोढ़ कहते हैं। तो भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से? तो जब भारत में नदियों का जाल है, हमेशा बरसात के समय हर नदियों में लगभग बाढ़ आती है, तो अपने साथ कटाव करके मिट्टी लाती है, दूसरी जगह ले जाकर तटों पर छोड़ देती है, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी। आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ। याद रखिएगा आप लोग, किस मिट्टी से ढका है? जलोढ़ मिट्टी से ढका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो जब कबड्डी खेल से संबंधित है ना, तो हम लोग देखते हैं पहले ऑप्शन को छांटते हैं सीधे सीधे। अगर क्वेश्चन नहीं आता है आंसर तो सीधे हम ऑप्शन को छांटने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, बहुत चर्चित है फीफा। फीफा आप लोगों को पता है किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बीसीसीआई तो एकदम चर्चित है, और एक किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, उसके अब दो बच गया, दो AKFI और AIKF। यहाँ आप लोग एक छोटा सा दिमाग लगाइएगा, जहाँ भी भारतीय फेडरेशन की बात होती है, भारतीय किसी संघ की बात होती है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो यहाँ देखते हैं तो लास्ट में FI इसमें ऑप्शन में, यानी कि यही आंसर सही हो जाएगा। तो A ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कबड्डी से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत ही सी आसान सा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी 2019 RPF कांस्टेबल का है। सब के सब क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन इसमें डाला गया, 10 क्वेश्चन डाला गया, 10 के 10 क्वेश्चन RPF कांस्टेबल 2019 के पेपर का है, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यानी कि दिसंबर 1885 में, ठीक है ना। दिसंबर में भी कौन सा तिथि था? तो 28 दिसंबर 1885। याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कितने लोग भाग लिए थे पहले अधिवेशन में? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करने वाले थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी नहीं कर पाते हैं। इस जानने के लिए कि क्यों नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग एक कांग्रेस का वीडियो ही, कांग्रेस अधिवेशन का वीडियो ही इस चैनल पर लक्ष्य द विजन चैनल पर पड़ा हुआ है। आप लोग बैक जाके देख सकते हो, उसमें विधिवत कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी,
दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दूसरे अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो दादा भाई नौरोजी। तीसरे जो अध्यक्ष थे उन तीसरे अध्यक्ष से पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे से भी क्वेश्चन पूछता है, ये वो जारजीवले थे, तो पूछता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जारजीवले थे। फिर क्वेश्चन बनता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। याद रखिएगा गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, तो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे एकमात्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग देखते होंगे, बहुत जगह दिखता होगा, ठीक है ना, कामुक यानी नगनता वाला, ठीक है ना। अब उसमें देखेंगे आप लोग तो कौन सी मंदिर है इसमें, खजुराहो मंदिर, कामाख्या मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। तो इसमें आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर। कौन हो जाएगा, खजुराहो मंदिर। चलिए इसके बारे में, इन चारों ऑप्शन के मंदिरों के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे एक खजुराहो मंदिर है, ठीक है ना, एक खजुराहो मंदिर है। एक खजुराहो मंदिर है कहाँ, खजुराहो मंदिर पहले तो जान लीजिए, एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि किस शैली में निर्मित है, तो नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है, नागर शैली में निर्मित है। और एक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो छतरपुर जिले में है। किस जिले में, छतरपुर जिले में, ठीक है ना। इसके निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अगला है मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर देख सकते हैं आप लोग। इसको क्या हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में एक बार सिकंदर शाह ने इसको क्या कर दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था, ठीक है ना। तो देखते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला के मट्टन नगर में है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में मट्टन नगर में है। और निर्माण कब हुआ था, 8वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। इस सूर्यवंशी क्षत्रिय करकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापिंड के समय में हुआ था इसका निर्माण, ठीक है। और इसको 15वीं शताब्दी में फिर क्षति कर दी, यानी इसका क्या कर दी जाती है, इसको तोड़ दी जाती है। और तोड़ने का काम कौन करता है, तो महामूर्ख इंसान कहिए, चाहे जो भी कह लीजिए, पापी कहिए, चाहे जो कहिए, सिकंदर शाह ने किया था, ठीक है ना। किस सदी में, तो 15वीं शताब्दी में। चलिए आगे देखते हैं, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर है, एक फिगर देख रहे हैं आप लोग, एक कामाख्या मंदिर है। ये नीलांचल पर्वत पे स्थित है। क्वेश्चन एसएससी में पूछता है कि कौन सी मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है, तो कामाख्या मंदिर है। और कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत तो है कहाँ, राज्य जब पूछेगा तो असम। असम के कौन से जिला, गुवाहाटी जिला। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान में है। राजस्थान के सिरोही जिले में है। जिला पूछे तो सिरोही जिला, ठीक है। और सिरोही जिला में कहाँ, तो माउंट आबू नगर में है। कहाँ है, माउंट आबू नगर में है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, ये पांच क्या है, मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा मंदिर। वो 5 मंदिर है कौन कौन, तो 5 मंदिर है विमल शाही मंदिर, लून बसाही मंदिर, पीतलहार मंदिर, श्री पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है ना, और महावीर स्वामी मंदिर। देखते हैं विमल शाही मंदिर का निर्माण हुआ था 1031 ईस्वी में। और किसके सम्मान में, तो प्रथम तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। याद रखिएगा, लून शाही मंदिर 1231 में निर्माण। लून शाही मंदिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 22वें तीर्थकर नेमिनाथ के सम्मान में किया गया है। पीतलहार मंदिर
1468 से 69 ईस्वी में ये प्रथम तीर्थकर यानी कि फेन ऋषभ देव के सम्मान में श्री पार्श्वनाथ मंदिर 1458 से 59 में 23वें तीर्थकर आप लोग जानते होंगे। 23वें तीर्थकर कौन? तो श्री पार्श्वनाथ जी थे, उनके सम्मान में श्री महावीर स्वामी मंदिर 1582 ईस्वी में 24वें अंतिम तीर्थकर के सम्मान में निर्माण हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाएगा? तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा? तो मिश्रण को परजीवी मिश्रण गलत, अत्यधिक यौगिक गलत, गर्भ निरोधक मिश्रण गलत, संपार्श्विक मिश्रण यानी यही सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? क्लोरीन गलत, सल्फर गलत, ऑक्सीजन गलत, आर्गन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? आर्गन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आर्गन का सूचक क्या है? तो आप लोगों को पता है होगा, Ar है आर्गन का सूचक। इसकी जो परमाणु संख्या कितना? 18 है। आर्गन का परमाणु संख्या 18 है। ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इनमें से कौन अंडमान और निकोबार, ध्यान दीजिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो याद रखिएगा हमेशा, एक 10 डिग्री याद रखिए, एक 8 डिग्री। जो 10 डिग्री होगा ना, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। लेकिन इसमें जो 8 डिग्री है वो किसको? तो लक्षद्वीप को। और किसको? ये आपको बताना है कि 8 डिग्री जो होता है ना, एक आप लोग पर छोड़ रहे हैं क्वेश्चन कि 8 डिग्री लक्षद्वीप और किसको अलग करता है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, बता दीजिए, अभी बता दीजिए, बता सकते हैं तो चलिए हम बता रहे हैं, मालदीव को अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है। क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है, ये आज के अंतिम क्वेश्चन है। क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है किसके? तो बैक्टीरियल के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरियल के कारण होता है। याद रखिएगा, क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण? बैक्टीरियल के कारण होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ थोड़ा सा प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग ट्रिक। तो प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग का ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। क्या ट्रिक है? पापा काम पे सोते हैं। बहुत ही आसान है, सीधे से अपने ही पापा पर ले लीजिएगा कि पापा काम पे क्या करते हैं? सोते हैं, यानी अलहदी हैं। ऐसा आप लोग बोल नहीं सकते, ऐसा बोला भी नहीं जा सकता अपने फादर श्री को यानी पापा को। लेकिन एक ट्रिक के लिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, पापा काम पे सोते हैं तो पापा से क्या? पायरिया। फिर ध्यान दीजिएगा, एक काम है ना, तो का से क्या हो जाएगा? कालाजार। म से क्या हो जाएगा? मलेरिया। पे से क्या हो जाएगा? पेचिस। सोते हैं यानी सोने की बीमारी। क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी। ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है। अगला देखते हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग ट्रिक क्या है? डीप सिटिकर कुटनी है। डीप सिटिकर कुटनी है। ठीक है ना, तो डी से डिप्थीरिया, पी से प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया और है से हैजा। यानी इतनी बीमारी किस प्रकार की है? तो जीवाणुओं से होने वाले रोग का है। तो ये आज का क्लास रहा। आप लोग प्रत्येक दिन ध्यान दीजिएगा, सुबह 5 बजे ये अपलोड हो जाएगा। प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे अपलोड हो जाएगा। 5 बजे अपलोड हो जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। देख के
थोड़ा सा आप लोग से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि हम लोग को एक आत्म मनोबल मिले। आप लोग से बस यही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ और इसका लाभ लें। तो लक्ष्य क्लासेस द विजन चैनल आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन करता है और जय हिंद।